एक्सरसाइज करते हैं उसको योगा समझ लेते हैं। योगा केवल आपकी बॉडी या टोनिंग या फ्लेक्सिबिलिटी पे ही काम नहीं करेगा, वो तो उसका फर्स्ट स्टेप है, वो तो वो कर ही रहा है। ये आप काम करेगा आपके नर्वस सिस्टम, और जैसे नर्वस सिस्टम रेगुलेट होने लगता है, आपकी जो एंग्जाइटी कॉर्टिसोल लेवल्स होते हैं वो कम होने लगते हैं, और फिर आपको लगने लगता है कि मज़ा आ रहा है, क्योंकि योगा आपके दिमाग पे भी काम कर रहा है। आसन ही योगा नहीं होता है, योगा में ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं, प्राणायाम जिनको बोलते हैं, ये आपकी बॉडी को शांत रखता है। ये जो योगा होता है एक मेडिटेशन होता है, ये दोनों एक ही चीज़ है फिर अलग अलग चीज़ है? आसन तो केवल एक स्टेप है पूरे योगा पैकेज का, वैसे ही मेडिटेशन एक और स्टेप है, बट वो एक डेस्टिनेशन भी है। सो योगा में काफी सारे स्टेप्स आते हैं, यमा नियमा, कि आपको कैसे बिहेव करना चाहिए, दूसरों के साथ कैसे रहना चाहिए। फिर आता है आसन, योगा प्रैक्टिस, आसन प्रैक्टिस, उसके बाद आता है ब्रीदिंग टेक्निक। तो जैसे कुछ लोग होते हैं जो मेडिटेशन तो कर लेते हैं लेकिन योगा नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, और कुछ लोग जो एक्सरसाइज कर लेते हैं योगा और मेडिटेशन नहीं करते, वो भी ठीक है। और योगा करके जो जिम के बाद फिजिक बनती है वैसे फिजिक बनाना पॉसिबल है? इनफैक्ट आजकल योगा के साथ हम लोग कैलिस्थेनिक को ऐड कर रहे हैं। अगर मैं आज योगा करना स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरी बॉडी पर माइंड पे असर आने में योगा का कितना टाइम लग जाएगा? जैसा कि मैंने बोला, ये इनसाइड आउट काम कर रहा है। तो पहले जब आप योगा स्टार्ट करोगे, पहले 7 दिनों में तो आपको थोड़ा सा शिफ्ट फील होगा अपने नर्वस सिस्टम के अंदर। गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव चालू किया है कि हर स्कूल में बच्चों को योगा सिखाया जाए, लेकिन बच्चों को समझ नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि अपने ऊपर एक और चीज़ थोप दी गई है। तो बहुत डिफिकल्ट हो गया है कि भाई ओहो, योगा में आसन में बैठना पड़ेगा, ये तो पेन होगा, मसल खींचेगी, नहीं हो पाएगा, और मेरी तो बॉडी स्टिफ है, मैं तो योगा के लिए हूँ ही नहीं, तो मैं तो योगा नहीं कर सकता या कर सकती। अगर किसी को अपना फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाना हो, इम्प्रूव करना हो, तो योगा उसमें कैसे हेल्पफुल है कि कौन सा वो योगा करे जिससे उसकी कंसंट्रेशन या फोकस बढ़े? योगा में सेकंड काम नहीं करते हैं, योगा में ब्रेथ होल्ड काउंट करता है। 1 ब्रेथ विल बी इनहेल एक्सहेल, तो ये 1 ब्रेथ होल्ड हो गया। पर पीरियड के टाइम पे हमें बस ये ध्यान रखना है कि हम बहुत इंटेंस प्रैक्टिस ना कर रहे हों, हम ज़्यादा ब्रीदिंग पे, रिलैक्सेशन पे ध्यान रखें, जेंटल स्ट्रेचिंग करें, सुपाइनल स्पाइन ट्विस्ट करें। एनीथिंग जो आपके एब्डोमेन पे बहुत प्रेशर डाल रहा है वो योगा अवॉइड करने को बोला जाता है जनरली। कुछ लोगों का मानना है कि योगा जो होता है इसका रिलीजन से कुछ कनेक्शन है, जैसे कि हमने बात की, योगा एक जिंदगी जीने का तरीका है। और कुछ लोग जो जैसे कई सालों से 10 साल 20 साल से योगा कर रहा है और अब छोड़ देता है तो उसके नुकसान आ सकते हैं बॉडी में। एंड ध्यान रखो, जब आप इनहेल कर रहे हो तो पेट बाहर आएगा, अंदर नहीं जाएगा। काफी सारे इश्यूज बॉडी के मेंटल एंड फिजिकल आपके रिजॉल्व हो जाएंगे अगर आपकी ब्रीदिंग ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द क्यूरियस माइंड शो। यहाँ पर हम हमारे माइंड में होने वाली क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर करते हैं। आज की हमारी क्यूरियोसिटी है योगिक साइंस। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम सब कुछ पाना चाहते हैं, सफलता, पैसा, पहचान, लेकिन एक चीज़ जो सबसे पीछे छूट जाती है वो हम स्वयं, हम खुद। हम सांस तो ले रहे हैं लेकिन पूरी तरह से जी नहीं रहे, हम जाग रहे हैं लेकिन भीतर से शांत नहीं है। और यहीं पे एंट्री होती है योगा की। योगा सिर्फ एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग करना नहीं है, योगा एक साइंस है, बॉडी, माइंड और सोल को अलाइन करने की। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस से लेकर शांति तक के सफ़र की, और लाइफ स्टाइल डिजीज से हीलिंग तक की। तो अगर आप अपनी बॉडी को समझना चाहते हो, अपने मन को शांत रखना चाहते हो और अपनी बॉडी को बैलेंस में लाना चाहते हो तो ये एपिसोड आपके लिए है। इसीलिए आज हमने इनवाइट किया है एक योगा टीचर को। उनका नाम है मिस कल्पना शर्मा। तो चलिए उनका वेलकम करते हैं। वेलकम टू शो मैम। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैम आपसे हम ये जानना चाहेंगे आपकी जो योगा वाली जर्नी शुरू हुई, कैसे शुरू हुई? मेरी योगा जर्नी एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था शुरू हो गई है और हो जाएगी। मैं कॉर्पोरेट्स में थी, मैं गुड़गांव रहती थी। 8-10 साल से मैं वहीं काम कर रही थी, बहुत खुश थी, सब ठीक चल रहा था। बट फिर बीच में हो गया कोविड, एंड जहाँ हमको आदत थी ऑफिसेस में जाने की, लोगों से मिल के इंटरेक्ट करके साथ काम करने की, वो आदत फिर छूट गई, क्योंकि सब कुछ आ गया एक छोटी सी स्क्रीन पे, लैपटॉप पे। फिर हम ज़्यादा इंटरेक्ट करने लगे स्क्रीन के थ्रू, तो वो रियलाइज़ नहीं हुआ मुझे, पर स्क्रीन देखते देखते मेरी आंखों में इतना प्रॉब्लम होने लगा कि एक दिन एक पॉइंट ऐसा आया जब मेरी बॉडी ने रिजेक्ट करना शुरू कर दिया स्क्रीन को। मैं देख ही नहीं पा रही थी। अब मुझे नहीं समझ आया क्या हो रहा है, तो मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने आंखें देखी, सब कुछ नॉर्मल निकला। तो उन्होंने बोला कि शायद ड्राइनेस हो गई होगी ज़्यादा स्क्रीन देखने की वजह से, आप ये आई ड्रॉप्स डाल लो 7-8 दिन तक। मैंने वो आई ड्रॉप्स 15 दिन तक डाली, कोई चेंजेस नहीं आए। मैं स्क्रीन अभी भी नहीं देख पा रही थी, 1-2 मिनट के बाद ही प्रॉब्लम होने लग जाता, और मुझे नहीं समझ आ रहा है कि ये बीमारी मेरे दिमाग में है या एक्चुअल में है। एक्चुअल में है तो क्या है, पकड़ में क्यों नहीं आ रही। फिर दोबारा मैं डॉक्टर के पास गई,
उन्होंने फिर से चेकअप किए, दूसरे डॉक्टर थे ये, कुछ नहीं निकला। तब मुझे समझ आ गया था कि अब मुझे प्रॉपर ब्रेक लेना पड़ेगा, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा है क्या, पर मैं काम नहीं कर पा रही। तो उस टाइम फिर मैंने अपने मैनेजर से बात करी, और बात करके मैं छुट्टी लेके ढंग से जयपुर आ गई, अपने होम टाउन। मैंने यहाँ पे रेस्ट किया, अपने आप पे ध्यान दिया, एंड देन आइडिया आया योगा करने का, क्योंकि मैं हमेशा से फिटनेस में थी। लॉन्ग रन में मैंने सोचा हुआ था योगा करेंगे, बट फिर जब मैं फ्री थी तो मैंने सोचा कि अभी क्यों नहीं, अभी कर लेते हैं। तो मैं योगा करने गई, एक क्लास अटेंड करने गई, यहीं जयपुर में ही एक स्टूडियो में। वो एक क्लास अटेंड कर कितने मज़े आ गए मुझे, आई एन्जॉयड इट। तो फिर मैंने अपना मेंबरशिप ले लिया। फिर 1-1.5 महीने तक मैं कंटिन्यूसली योगा ही करती रही, दिन में 2-2 घंटे करने लग गई मैं, क्योंकि एक्चुअली कुछ और करने को था भी नहीं, एंड आई वॉज इन्जॉइंग दिस प्रोसेस, मज़े आ रहे थे इसमें। अब वो करते करते इतने मज़े आने लग गए कि मैंने सोच लिया कि अब मुझे योगा में अपने आप को ट्रेन करना है पूरा प्रॉपरली। सो आई स्टार्टेड, मैंने अपना ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया खुद का, अपने सर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दिए, एंड सर्टिफिकेट्स ख़त्म करके एज अ ट्रेनर जब मैं फ़र्स्ट क्लास लेने गई मेरी, मुझे उसमें और मज़े आ गए। सो करते हुए तो मज़े आ ही रहे थे, सिखाने में भी मज़े आए, और ऐसा लगा कि तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। इट्स लाइक जिसमें मज़े आ रहे हैं आप वही कर रहे हो। तो मैं सिखाने लग गई फिर, एंड उसके बाद मेरी आंखें ठीक हो गई। जो भी मेरा इशू था अभी तक नहीं पता लगा क्या था, बट अब मुझे समझ आता है शायद वो स्ट्रेस से रिलेटेड था, क्योंकि स्क्रीन देखते देखते इतना स्ट्रेस डेवलप हो जाता है आपके आंखों के आसपास, आपके सर में, कि आपको भी रियलाइज़ नहीं होता है। इसको अननोन स्ट्रेस बोलते हैं, अनसीन स्ट्रेस मेडिकल टर्म में। तो वही हुआ था मेरे साथ। पर वैसे तो मैं ठीक हूँ, मैं दोबारा अपने कॉर्पोरेट लाइफ स्टार्ट कर सकती हूँ, पर अब योगा में इतने मज़े आते हैं तो मुझे नहीं करना है। खुश हूँ मैं जो भी मैं कर रही हूँ वो करके। मुझे एक्चुअली अनजाने में मैंने अपना पैशन एक्सप्लोर कर लिया। तो बस यही जर्नी थी कि कैसे मैं योगा में आई। लेकिन अभी देखते हैं बाबा रामदेव ने भी योगा को काफ़ी पॉपुलर बनाया है। हाँ हाँ बिल्कुल, बाबा रामदेव ने बनाया है, सदगुरु ने बनाया है, अब तो मोदी जी भी योगा को काफ़ी हम्म पॉपुलर कर रहे हैं। हम्म सो अच्छा लगता है ये देख के, और इनफैक्ट लोग भी थोड़ा थोड़ा अब योगा को सीरियस लेने लगे हैं। दो अभी भी टाइम लगेगा वहाँ तक पहुँचने में, समझने में एग्जैक्टली योगा है क्या और करता क्या है, पर लोगों को थोड़ा थोड़ा ना स्टार्टिंग होने लगी है इस समझ की, तो अच्छा लगता है ये देख के। बट लोग समझते नहीं कि योगा होता क्या है। वो एक नॉर्मल एक्सरसाइज करते हैं, उसको योगा समझ लेते हैं। हाँ, और ये सारा ना एक्चुअली आया है वेस्ट कल्चर से, हम्म क्योंकि वहाँ पे योगा का मतलब है आसन करना, फिजिकल एक्टिविटी। एंड आपको पता है हम लोग कितना इन्फ्लुएंस्ड हैं हम्म वेस्टर्न कल्चर हम्म से। तो यस, इनफैक्ट जब मैंने भी योगा स्टार्ट किया था, मैं भी फिजिकल पोस्चर्स के लिए ही गई थी एज एक्सरसाइज, बट जब करते हो ना आप, तब ही पता लगता है ये एक्चुअली है क्या चीज़। सो फिजिकल एक्सरसाइज बस एक पार्ट है योगा का। योगा पॉपुलर थोड़ा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आपको ये पूरा एक पैकेज देता है, केवल आपकी बॉडी या टोनिंग या फ्लेक्सिबिलिटी पे ही काम नहीं करेगा, वो तो उसका फर्स्ट स्टेप है, वो तो वो हम्म कर ही रहा है। ये आप काम करेगा आपके नर्वस सिस्टम पे, और जैसे नर्वस सिस्टम रेगुलेट होने लगता है, आपकी जो एंजाइटी कॉर्टिसोल लेवल्स होते हैं वो कम होने लगते हैं, और फिर आपको लगने लगता है कि मज़ा आ रहा है। आपको पता नहीं लगता क्यों आ रहा है, बट इनडायरेक्टली आपका बॉडी का टेंशन रिलीज हो रहा है, क्योंकि योगा आपके दिमाग पे भी काम कर रहा है साथ में। सो इसलिए योगा एक पूरा होल अप्रोच, एक टूल है आपकी पूरी बॉडी और आपके माइंड और आप पे ब्रेथ पे काम करने के लिए। इट्स अ कंप्लीट पैकेज, और इसीलिए योगा ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है देन एनी अदर फिजिकल एक्टिविटी, एरोबिक, जुम्बा, डंबल्स उठाना, जिम में जाना। सो इसलिए योगा काफ़ी अलग है नॉर्मल एक्सरसाइज से। फिर भी लोग योगा कम करते हैं, जिम ज़्यादा जाते हैं। बाकी ये जो आप बता रहे हो फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा ज़्यादा करते हैं, जैसे दौड़ लगाना, योगा कम करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने कहावत सुनी होगी, जो दिखता है ना वो बहुत बिकता है। हम्म और ये जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हम करते हैं वो आपके एक्सटीरियर को बनाता है, फिजिक अच्छा करती हो। फिजिक अच्छा करता है, हम्म आपको तुरंत शेप में ले आएगा। थोड़ा बहुत खाने पे ध्यान दो और रेगुलरली एक्सरसाइज करो। मेरा भाई, मेरे कितने फ्रेंड्स हैं, वो अच्छे खासे डंबल्स उठाते हैं, अच्छी बाइसेप्स है उनकी, अच्छी लगती है, शर्ट में बाइसेप्स दिखती है, वो खुश होते हैं। हम्म इनफैक्ट हम लोगों को भी अच्छा लगता है, लड़कियों को भी, पूरी टोन बॉडी। हम्म तो इसीलिए वो ज़्यादा अडिक्टिव है, क्योंकि वो काम कर रहा है सिर्फ आपके एक्सटीरियर पे।
उसका मकसद है कैलोरी बर्न करना, वेट मेंटेन कर लेना और आपको एक सुंदर दिखाना। बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स जो लोग जिम भी कर रहे होते हैं लगातार, वो अभी भी मेंटली सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि जो डोपामिन रिलीज़ होता है जिम करने से या रनिंग करने से बहुत छोटे लेवल का, बहुत कम देर का होता है। वहीं अगर आप योगा करते हो, आपको तुरंत आपकी बॉडी पे नज़र नहीं आएगा, आपको पहले फील होगा इंटरनली, धीरे धीरे। जैसे मैंने आपको बोला, कॉर्टिसोल लेवल डाउन करता है, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करना शुरू कर देता है, आपका फोकस बढ़ाने लग जाता है एंड आपको रियलाइज़ भी नहीं होता ये सब चेंजेस हो रहे हैं। और फिर बाद में धीरे धीरे वो सब कुछ आपकी बॉडी पे दिखने लगेगा। ऑब्वियसली स्ट्रेस कम होगा, बॉडी खुश रहने लगेगी, डाइजेशन अच्छा होगा, हार्मोन डाइजेस्ट अच्छे से होंगे, एब्जॉर्ब अच्छे से होंगे न्यूट्रिशंस। सो ओवरऑल आपकी बॉडी पे काम कर रहा है और लास्ट में फिर आपकी बॉडी पे दिखने लगता है। तभी बोलते हैं योगा में टाइम लगता है, बट इसके जो इफेक्ट होते हैं लॉन्ग लास्टिंग ही नहीं होते हैं, फॉर एवर लास्टिंग होते हैं। सो इसीलिए योगा इतना दिखता नहीं है, क्योंकि वो इंटरनली काम कर रहा है। जिम दिख जाता है बिकॉज वो एक्सटीरियर पे आप इम्पैक्ट कर रहा है। सो या बट कुछ लोगों का ऐसे मानना है कि जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है उनको योगा करना उनके लिए अच्छा होता है, या फिर योगा करने से बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। ये तो सबसे बड़ा मिथ है। आप मुझे एक बात बताओ, आप बिल्कुल फिट हो, आप डॉक्टर के पास जाओगे? नहीं। आप नहीं हो, कोई बीमारी आ गई है अचानक से, तभी जाओगे ना। तो अगर आप फ्लेक्सिबल हो बिल्कुल, तो आप योगा करना ही नहीं चाहोगे। योगा एक्चुअली बना उनके लिए है जिनकी बॉडी बिल्कुल स्टिफ है, जिनको अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है। तो आपकी बॉडी क्योंकि स्टिफ है, फ्लेक्सिबल नहीं है, टेंशन है बॉडी में, इसीलिए योगा आपको ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सबसे बड़ा मिथ है कि योगा उन्हीं को करना चाहिए जो फ्लेक्सिबल है। योगा उनको करना चाहिए जो फ्लेक्सिबल नहीं है, तभी तो यहाँ पे काम करेगा। दो योगा सबके लिए है, बिकॉज एज आई सेड इंटरनली काम कर रहा है ये। बट फ्लेक्सिबिलिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है, वो अपने आप आ जाएगी जब आप योगा करने लगोगे। मिनिमम ऐसी कौन सी एज है जहाँ से योगा स्टार्ट कर सकते हैं? वैसे योगा में काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि हमने बात की कि आसन ही योगा नहीं होता है। योगा में ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं, प्राणायाम जिनको बोलते हैं, ये आपकी बॉडी को शांत रखता है। तो ये आप 3 साल के बाद भी एक बच्चे को थोड़ा बहुत ब्रीदिंग सिखा सकते हैं। आप उन्हें मेडिटेशन फोकस नहीं सिखा पाओगे, क्योंकि बच्चे बहुत चंचल होते हैं, वो बैठ ही नहीं पाएंगे एक जगह। बट थोड़ा बहुत उनको सांस लेना, अच्छे से इनहेल एक्सहेल कराना आप स्टार्ट करवा सकते हो उनके, ताकि ना लंग्स भी ढंग से काम करें। और लुकिंग एट द पोल्यूशन, आपको पता ही है हाल क्या हो रहा है पूरी कंट्री का, तो उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। बट जो पूरा प्रॉपर आसना के साथ, पूरा मेडिटेशन एंड पूरी ब्रीदिंग टेक्निक्स के साथ योगा करने वाली एज है 10 साल। क्योंकि 10 साल के बाद ही आप 10 साल तक आपकी स्पाइन डेवलप हो रही होती है। उससे पहले आप अपनी बॉडी के साथ, अपने बच्चे के साथ रिस्क ना लो तो ही बेटर है। ये जो योगा होता है, एक मेडिटेशन होता है, ये दोनों एक ही चीज़ है फिर अलग अलग चीज़ें हैं? अलग अलग चीज़ें हैं पर एक ही चीज़ का पार्ट है। कैसे? जैसे कि मैंने आपको बोला, आसन तो केवल एक स्टेप है पूरे योगा पैकेज का। वैसे ही मेडिटेशन एक और स्टेप है, बट वो एक डेस्टिनेशन भी है। सो योगा में काफ़ी सारे स्टेप्स आते हैं, यमा नियमा, कि आपको कैसे बिहेव करना चाहिए, दूसरों के साथ कैसे रहना चाहिए। फिर आता है आसन, योगा प्रैक्टिस, आसन प्रैक्टिस। उसके बाद आता है ब्रीदिंग टेक्निक, उसके बाद आता है आपका ध्यान, फिर आता है प्राणायाम। सो ऐसे बहुत सारे स्टेप्स हैं। लास्ट में जाके आएगा मेडिटेशन, जिसको बोलते हैं ध्यान। सो ध्यान तक पहुंचने के लिए हमको अपनी बॉडी को फाइन ट्यून करना है, क्योंकि ध्यान बहुत बड़ा लेवल है, हर कोई नहीं पहुंच सकता और इजी भी नहीं है उस लेवल तक पहुंचना। तो उससे पहले के जो स्टेप्स होते हैं वो बनाते हैं पूरे योगा को, पूरे योगा के स्टेप्स को। तो एक बार आप अपनी बॉडी पे काम कर लोगे, अपनी ब्रीदिंग पे काम कर लोगे, अपने फोकस पे काम कर लोगे, इवेंचुअली आप परफेक्टली ध्यान में बैठ पाओगे, क्योंकि आपकी बॉडी आपको बॉदर नहीं कर रही है, आपकी सांस आपको बॉदर नहीं कर रही है। तो ध्यान एक फाइनल डेस्टिनेशन है। बट हाँ, योगा के बाकी जो सारे स्टेप्स हैं वो आपको ध्यान के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हैं। सो ध्यान योगा का ही पार्ट है, बट पूरा योगा नहीं है। तो जैसे कुछ लोग होते हैं जो मेडिटेशन तो कर लेते हैं लेकिन योगा नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, तो वो ठीक है उनके लिए? हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ लोग जो एक्सरसाइज कर लेते हैं योगा और मेडिटेशन नहीं करते, वो भी ठीक है? फिर योगा इनकम्प्लीट है आपके लिए। फिर आप वो एक ही, जैसे मैंने बोला, वेस्टर्न कल्चर क्या कर रहा है, केवल आसनास पे ध्यान दे रहा है, वो पूरा योगा है ही नहीं। इनफैक्ट एंशियंट टाइम में जब योगा आया था, जो हमारे ऋषि मुनि थे वो तो हार्डली कोई आसन प्रैक्टिस करते थे, वो ध्यान में ही रहते थे। वो था एक्चुअल योगा। अब आसन प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ी है बिकॉज हमारी बॉडी ही अलाइन नहीं है। तो जब बॉडी द मशीन वही साथ नहीं दे रही है, तो फाइनल आउटपुट कैसे निकलेगा?
तो इसलिए उसको फाइन ट्यून करने के लिए बॉडी को हम आसन प्रैक्टिस करते हैं। पर अगर कोई सीधा ध्यान कर पा रहा है आराम से बिना किसी दिक्कत के, नथिंग लाइक दैट, बिल्कुल ठीक है, कर सकते हैं। आज के टाइम में हर इंसान दुखी है, बिजनेस करने वाला इंसान, जो जॉब कर रहा है वो, तो ये दुख में योगा कैसे हेल्प करता है? बिल्कुल योगा हेल्प करता है। इनफैक्ट योगा टारगेट ही इन चीज़ों को करता है जो कि आपकी बॉडी को अनकंफर्टेबल बना रही हैं। सो जनरली क्या होता है, जब हम ओवर थिंक करते हैं या एंग्जाइटी में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, आपका नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसका मतलब है फाइट और फ्लाइट। जो पुराने ज़माने में जो हमारे दादा परदादा जाते थे बाहर, शिकार करके लाते थे, घर पे आके फिर खाना बनाते थे, तो उनका पूरा लाइफ निकल जाता था यही चीज़ सोचने में कि आज बचेंगे कि नहीं बचेंगे। तो उस लड़ाई के चक्कर में उनके बॉडी में हमेशा हो रहता था फाइट और फ्लाइट, तभी शिकार करने के टाइम पे वो इतना एक्टिव रहते थे। अब क्या हो गया है, शहरों में इतना काम काज रहा नहीं है, इतना बाहर निकलना रहा नहीं है, हम सब सेफ हैं, हमें पता है, तो उसका टेंशन है नहीं। अब टेंशन है छोटी छोटी चीज़ों का। अरे मैंने ये सीरियल मिस कर दिया, अरे मैं उस पार्टी में नहीं गई, अरे मैंने ये कार नहीं खरीदी, अरे मैंने ये ड्रेस नहीं ली। इन चीज़ों का प्रॉब्लम है, और उसकी वजह से हमारा बॉडी, हमारा नर्वस सिस्टम चला जाता है सिंपैथेटिक मोड में, विच इज़ फाइट और फ्लाइट, जिसकी ज़रूरत नहीं है। आपको किसी चीज़ से डेंजर नहीं है, पर क्योंकि आप ओवर थिंक कर रहे हो, आप टेंशन ले रहे हो, आप नेगेटिव सोच रहे हो, बॉडी को लगता है कि रिस्क है, और वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। सो योगा क्या करता है, जब मैंने आपको जैसा बोला था, ये नर्वस सिस्टम को टारगेट करता है, रेगुलेट करता है। ये आपको एक आसन में बैठने को बोलेगा जब आप स्ट्रेच कर रहे हो, बॉडी अनकंफर्टेबल हो रही है, बट योगा बोलेगा वहीं रहो, खुलने दो बॉडी को, फ्लेक्सिबल बनने दो, तोड़ो बॉडी को। उस चक्कर में ये आपको ये समझाने की कोशिश करेगा कि यू आर सेफ, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइट और फ्लाइट मोड के अंदर भी आप ये सीख जाओगे कि हम सेफ हैं। तो जब आप आसन प्रैक्टिस करते हो, ब्रीदिंग करते हो, या फिर आप मेडिटेशन कर रहे हो, कॉन्स्टेंटली आपका एक मोड ऑन हो रहा है बार बार, पैरासिम्पैथेटिक, तो ये आपको बोल रहा है कि आप सेफ जोन में हो। तो जब भी एंग्जाइटी आती है, योगा हिट करता है उसको कि इट्स ओके, फाइट और फ्लाइट की ज़रूरत नहीं है। आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम टेक ओवर करने लगता है। धीरे धीरे जैसे जैसे फिर योगा आपका लाइफस्टाइल बनता जाता है, आप शांत होते जाते हो। इसके लिए एक पूरा प्रॉपर रजीम डिज़ाइन किया हुआ है योगा में, अलग अलग आसनास डिज़ाइन किए हुए हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन क्या सिवियरिटी है, क्या इशू है मेंटली और फिजिकली, हम उसके अकॉर्डिंग योगा आसनास और ब्रीदिंग टेक्निक्स देते हैं। तो योगा डेफिनेटली हेल्प करता है एंग्जाइटी में। 2 लोग हैं, एक योगा करता है, एक नहीं करता। जो योगा करता है उसके अंदर जो पैनिक अटैक, एंजाइटी होती है, वो कैसे डिफरेंट होती है, और जो नहीं करता उसके अंदर कैसे डिफरेंट होती है? देखो, पैनिक एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, ये सब में सेम होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। बट जो योगा करने वाला है उसको पता होगा कि ये टेम्पररी है, ये बस एक फेज़ है, काम रहना है मुझे, क्योंकि उसको पता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कैसे करना है। उसको पता है कि जब मैं एक आसन में रहता हूँ या फिर एक अलग टाइप की ब्रीदिंग कर रहा हूँ, ब्रीथ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे एंग्शियस हो रही है बॉडी, बट फिर भी मैं वो प्रैक्टिस करे जा रहा हूँ, तो बॉडी को पता लग रहा है कि हमें शांत कैसे रहना है। तो जो योगा करता है ना, उसका दिमाग ट्यून्ड है कि शांत कैसे रहना है इन सिचुएशंस में। जबकि जो योगा नहीं करता, उसको तो रियलिटी वही लगने लगती है कि एंग्जाइटी ही मेरी रियलिटी है, तो उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। सो बस एक ये ही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। बट जो ये डिफरेंस समझ लेता है, उसको पता है जीना कैसे। और डिप्रेशन में योगा कैसे हेल्प करता है? डिप्रेशन में भी बिल्कुल योगा हेल्प करता है। सो डिप्रेशन भी क्या है, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव सोच सोच के आप अपने आप को, अपनी इमेज को और अपने दिमाग को इतना हैम्पर करने लगते हो कि आपको ये लगने लगता है कुछ ठीक नहीं है, और कुछ ठीक होगा भी नहीं। फिर शायद आप एक कमरे में बंद हो जाओगे, आपको जो पसंद है वो नहीं करोगे, क्योंकि डिप्रेशन ऐसे ही काम करता है, आपकी बॉडी को मूव नहीं करने देगा डिप्रेशन, क्योंकि उसको पता है मूवमेंट किया तो डिप्रेशन निकलने लगेगा। तो योगा इसमें क्या करता है, मूवमेंट लेके आता है आपकी बॉडी में। आप डिप्रेस्ड हो, बैठे हुए हो अपने कमरे में, लाइट्स बंद करके, किसी से बात नहीं कर रहे हो, आप उठाओ अपना योगा मैट, जाओ बाहर, गार्डन में चले जाओ, टेरेस पे चले जाओ। जैसे जैसे आप मूवमेंट करने लगोगे, आसन करने लगेंगे,
आपका एक तो वो ओवर थिंकिंग प्रोसेस कम होने लगेगा, क्योंकि अब आपका फोकस है आसन होल्ड करने पे, आपका फोकस है बैलेंस करने में बॉडी को, आपका फोकस है उस बैलेंसिंग में मैं कैसे ब्रीद करूं। तो एक तो वो ओवर थिंकिंग वैसे ही हट रही है दिमाग से, क्योंकि आपका फोकस ही शिफ्ट हो रहा है। दूसरा, आपको ये समझ आ रहा है कि हाँ मैं तो अब धीरे धीरे कंफर्टेबल हो रहा हूँ, मैं ठीक हूँ, एंड चीज़ें नॉर्मल हैं, प्रॉब्लम्स तो आती जाती रहती हैं। तो योगा में अगेन बहुत ऐसे आसनाज हैं जो केवल डिप्रेशन को टारगेट करते हैं। काफ़ी रिलैक्सिंग योगा टेक्निक्स है, जैसे यिन एंड यान योगा है, योग निद्रा है, अनुलोम विलोम है, जो ब्रीदिंग टेक्निक है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड पे और आपके नर्वस सिस्टम को ही टारगेट करते हैं, एंड वो आपको बताते हैं कि रिलैक्स, ये बस एक फेज़ है जो कि आता जाता रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि योगा करने के बाद किसी को डिप्रेशन ही नहीं हो रहा, वो कल को दोबारा हो जाएगा। कुछ सिचुएशन आपके फेवर में नहीं रही तो आपको फिर डिप्रेशन होगा, बट आपको पता होगा कि मैं पहले भी बाहर निकला था, अभी भी बाहर निकलूंगा, और ये टेम्पररी है। सो योगा डेफिनेटली हेल्प करता है डिप्रेशन में भी। कई लोग ऐसे होते हैं जो सब कुछ अच्छा चल रहा होता है उनकी ज़िंदगी में, अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छा जॉब है, लेकिन फिर भी उनको लो फील होता है, एनर्जी नहीं रहती शरीर में। तो योगा करने से क्या वो चीज़ ठीक हो सकती है? डेफिनेटली ठीक हो सकती है। तो काफ़ी लोगों को एक टेंडेंसी होती है रिलैक्सफुल रहने की, ज़्यादा काम ना करने की, ज़्यादा हाथ पाँव ना मारने की। अब चाहे से वो सब कुछ ठीक खा रहे हैं, अच्छे एनवायरनमेंट में हैं, बट फिर भी कॉन्स्टेंटली, क्योंकि बॉडी में कोई रश नहीं है, आपको काम करते रहने की, मूवमेंट करते रहने की आदत नहीं है, तो आप लो ही फील करोगे। एंड अगेन, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि जब आप बैठे रहते हो एक जगह, आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो ह्यूमन टेंडेंसी है नेगेटिव सोचने की। सब कुछ अच्छा भी चल रहा होगा तो ये टेंडेंसी ही अब ऐसी बन गई है इंसानों की, क्योंकि बॉडी में जितना भी आपके स्ट्रेस है वो बैठे रहने से ज़्यादा आता है। पुराने ज़माने में जब बाहर जाते थे, काम करते थे, वो स्ट्रेस रिलीज़ होता था, बॉडी को आदत है थोड़ा सा मूव करने की, स्ट्रेस रिलीज़ करने की। अब पूरा टाइम आप बैठे हुए हो, बस सोच रहे हो, नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं, आपकी मसल्स स्पैज़म होने लगती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होने लगती हैं, फिर आपको मन नहीं करता उठने का, अगर आपकी बॉडी ही कंफर्टेबल नहीं है। तो योगा वापस से वही करता है, ये आपको मूवमेंट में लेके आता है। और जब आप योगा प्रैक्टिस कर रहे हो तो पर्टिकुलर हार्मोन्स, डोपामिन, एंडोर्फिन, ये रिलीज होते हैं, जिससे आपको फील होता है अच्छा, और जिससे आपको मन करता है और कुछ एक्टिविटी करने का, आपको मोटिवेशन फील होता है। मे बी अगर आपको डांस पसंद है तो आप डांस के लिए जाना चाहोगे, मे बी अगर आपको किसी किताब को पढ़ना बहुत पसंद है तो आपका मन करेगा कि यार ये पढ़ते हैं आप। तो अगर आप प्रैक्टिस में नहीं हो और सिर्फ बैठे हुए हो, आपको और लेज़ी फील होता जाएगा। सिर्फ बैठे रहने से मोटिवेटेड फील नहीं होता है, थोड़ा सा काम करने से और काम करने का मन करता है। सो योगा प्रैक्टिस वही करवाती है, आपको एक्टिवेट करती है। स्पेशली जो ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं, वो आपकी ब्रीदिंग को ऐसे कंट्रोल करती हैं कि बॉडी में ऑक्सीजन प्रॉपरली जाने लगता है, एंड यू स्टार्ट टू फील एक्टिव इंस्टेंटली। बिना कुछ किए अगर आप ब्रीदिंग भी कर लोगे नॉर्मल, जो सेक्शनल ब्रीदिंग होती है या भस्त्रिका होती है, वो इतनी पावरफुल होती है कि पूरी बॉडी को, पूरे बॉडी पार्ट्स को ढंग से ऑक्सीजन देती है ब्रेन के साथ। तो आपका मन करता है एक्टिव रहने का, आपको फॉर नो रीज़न अच्छा फील होने लगता है। तो लेजीनेस में एंड लो फील करने में योगा का काफ़ी बड़ा हाथ है। कई लोगों के बैक पेन रहता है या कोई नर्व पेन होता है, तो उनमें योगा हेल्पफुल है? डेफिनेटली। इनफैक्ट योगा में एक पूरा प्लान बनाया हुआ है, योगा में एक पार्ट है, एक सब्जेक्ट है एक तरीके से, योगा थेरेपी। सो थेरेपी क्या काम करता है, केवल पेन पॉइंट्स के लिए ही बनाया हुआ है, वो उन पे काम करेगा, उनको स्ट्रॉन्ग करेगा। तो मुझे स्लिप डिस्क है, 2019 में मैं गिर गई थी और मुझे स्लिप डिस्क हो गया था, पर मैं योगा करती हूँ आज बिल्कुल ढंग से, आराम से। तो ऐसा नहीं है कि बैक पेन है, जॉइंट पेन है कोई तो आप योगा नहीं कर सकते, पर हाँ, जो एक रेगुलर प्रैक्टिशनर है उसकी तरह आप नहीं कर पाओगे, आपको स्टार्टिंग में धीरे धीरे करना पड़ेगा, आपको थेरेप्यूटिक आसनास ज़्यादा करने पड़ेंगे। जैसे स्पाइन के लिए या बैक पेन के लिए सुपाइनल ट्विस्ट होते हैं, एंड स्ट्रेचिंग होती है फुल फ्लेजेड, हिप स्ट्रेचिंग होती है, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग होती है, आप उनसे स्टार्ट करोगे। वो क्या करेगा, स्पाइन के आसपास के मसल्स को पहले रिलैक्स करेगा, उसके बाद आप स्टार्ट करोगे स्ट्रेंथनिंग। तो अगर बैक में, लोअर बैक में पेन है तो लोअर बैक को होल्ड करेगा अपर बैक, हिप्स एंड हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स। तो आप पहले इनको स्ट्रेंथन करोगे। अब स्ट्रेंथन कैसे करोगे, इसके लिए भी अलग से आसनास बने हुए हैं, तो हम उन पे फोकस करेंगे। धीरे धीरे जाके आप बिल्कुल एक नॉर्मल प्रैक्टिशनर की तरह आसनास कर सकते हो, पूरी प्रैक्टिस फॉलो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, यूट्यूब पे देख के ये सब नहीं करना है,
किसी को देख के ये सब नहीं करना है, एक प्रोफेशनल की गाइडेंस में ये सब कुछ करना है। थेरेपी बहुत ज़्यादा डेलिकेट पॉइंट है। डेली कितनी देर तक योगा करना चाहिए? 35 to 40 मिनट्स काफ़ी है योगासनास के लिए। अगर 60 मिनट्स आपके पास हैं करने के लिए, नथिंग लाइक दैट, उसमें आप ब्रीदिंग भी इन्वॉल्व कर सकते हो, थोड़ा मेडिटेशन भी कर सकते हो, पर आजकल के टाइम में किसी के पास टाइम मिलता नहीं है, हर कोई भाग रहा है। तो अगर 35-40 मिनट्स या 30 मिनट्स भी मिनिमम वो कर लेते हैं, थोड़े बहुत आसनास, थोड़ा रिलैक्सिंग ब्रीदिंग, माइंडफुल ब्रीदिंग, काफ़ी है। मॉर्निंग टाइम में बेस्ट रहता है या इवनिंग टाइम में? दोनों ही टाइम अच्छे हैं, बट दोनों की कैटेगरी, दोनों का पर्पस बदल जाता है। मॉर्निंग टाइम होता है बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए हम योगा कर रहे हैं। इवनिंग टाइम होता है बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि इवनिंग के बाद फिर हम सोने जा रहे हैं खाना खा के। तो अगर आपने एक्टिवेटिंग या पावरफुल योगा कर लिया, अष्टांगा कर लिया उस टाइम पे, तो हो सकता है आपका दिमाग एक्टिव रहे, आपकी बॉडी एक्टिव रहे, बहुत एनर्जी आ जाती है। तो ये कुछ ऐसी प्रैक्टिस हैं केवल दिन में ही कर सकते हो आप, और करनी चाहिए। शाम को जो योगा होता है वो रिलैक्सिंग होता है, एंड माइंडफुल ब्रीदिंग होती है, योग निद्रा जिसके बारे में हमने बात करी, वो स्लीपिंग के लिए बहुत अच्छा है। तो पर्पस दोनों का बदल जाता है, पर सुबह और शाम को दोनों टाइम आप योगा सेफली कर सकते हो। कुछ लोगों का ऐसे मानना है कि जैसे वो जिम जाएंगे तो उनका वेट लॉस हो जाएगा। क्या योगा में वेट लॉस करना पॉसिबल है, योगा करके भी? बिल्कुल पॉसिबल है योगा में वेट लॉस करना। सो योगा के मेन दो स्टाइल हैं। एक तो है सबसे पुराना हठा योगा, जिसको हठ योगा भी बोलते हैं, काफ़ी हज़ारों साल पुराना है, एग्जैक्टली हमको पता भी नहीं है कब से चला आ रहा है। वो है काफ़ी शांत योगा, जैसे एक आसन में बहुत देर तक आप होल्ड करोगे, बॉडी को ज़्यादा खींचोगे, फ्लेक्सिबल बनाओगे, बेस अच्छे से क्रिएट होगा। ये दिमाग पे ज़्यादा काम करता है, आपको शांत करने के लिए काम करता है। इसमें वेट पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना कि जो दूसरा योगा है उसको बोलते हैं अष्टांगा योगा, जो आया हठा योगा से ही है, बट इसका पर्पस थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका पर्पस है वेट लॉस एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। सो अगेन, योगा का मतलब यही नहीं कि आप बॉडी खींच रहे हो, फ्लेक्सिबल बन रहे हो। योगा स्ट्रेंथनिंग पे भी साथ में काम करता है, और अष्टांग योगा स्पेशली इसीलिए डिज़ाइन किया हुआ है कि वो आपकी स्ट्रेंथनिंग करे। अब अष्टांगा योगा में क्या होता है, फ्लो में आप योगा कर रहे हो। बहुत सारे योगा आसनास की एक सीरीज़ हैं जो एक फ्लो में कनेक्टेड है, विन्यासा के थ्रू। विन्यासा एक छोटे छोटे आसन का एक फ्लो बनाया हुआ है, तो आप इसमें रुक नहीं रहे हो, आप लगातार कर रहे हो। इट्स लाइक कार्डियो, स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सब एक साथ चल रहा है, आपका पूरा फंक्शनल ट्रेनिंग चल रहा है। तो अष्टांगा योगा स्पेशली डिज़ाइन किया है, इसको पावरफुल योगा भी बोलते हैं, केवल वेट लॉस को टारगेट करने के लिए, बिकॉज ये आपके एब्डोमिनल मसल्स पे काफ़ी काम करता है। एब्डोमिनल मसल्स पे अगर कुछ काम करने लगेगा, आपका डाइजेशन बेटर होगा, न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब आप ढंग से करने लगोगे, तो जो वेट मैनेजमेंट है वो ऑटोमेटिकली होने लगेगा। सो हाँ, बिल्कुल अष्टांगा योगा आपके केवल वेट मैनेजमेंट के लिए ही स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ है। और योगा करके जो जिम के बाद फिजिक बनती है वैसे फिजिक बनाना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। इनफैक्ट आजकल योगा के साथ हम लोग कैलिस्थेनिक को ऐड कर रहे हैं। कैलिस्थेनिक में हम ज़्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे फोकस करते हैं। योगा में हम थोड़ा मसल को खींच रहे हैं, फिर कैलिस्थेनिक के थ्रू थोड़ा सा ट्रेन कर रहे हैं, स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं। कैलिस्थेनिक क्या होता है? कैलिस्थेनिक होता है बॉडी को ट्रेन करना, बॉडी की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना बॉडी वेट के साथ ही। आप उसमें कोई एक्सटर्नल वेट यूज़ नहीं कर रहे हो, मशीन्स यूज़ नहीं कर रहे हो, आप बॉडी वेट को ही मैनेज कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, और आपका बॉडी वेट ही आपके बॉडी वेट को मैनेज कर रहा है, आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। तो योगा में डायरेक्टली ये इंक्लूडेड है, अष्टांगा योगा में ये इंक्लूडेड है। तो यस, प्रोसेस में टाइम लगेगा, क्योंकि योगा जैसे मैंने बोला इंटरनली काम करता है, धीरे धीरे काम करेगा, बट जब इससे आपको बॉडी में डिफरेंसेस फील होने लगेंगे वो लॉन्ग लास्टिंग होंगे। इनफैक्ट कई कई योगा ट्रेनर्स हैं, आप देखोगे तो उनकी काफ़ी अच्छी खासी बॉडी है, फिजिक है। जब लोग उन्हें देखते हैं, इनफैक्ट मैं भी जब पहले देखा करती थी, मैं ये सोचती थी ये दोनों ही करता होगा, जिम भी जाता होगा, पर ऐसा नहीं है। आप बात करके देखना उनसे, वो केवल और केवल योगा पे ट्रेन करते हैं। तो योगा में जैसे 2-3 आसनास के मैं नाम बताती हूँ। एक तो होता है चतुरंगा। चतुरंगा पुशअप की तरह होता है कि आप पूरा बॉडी वेट लेके नीचे जा रहे हो और फिर ऊपर आ रहे हो, तो वो आपकी मसल्स यहाँ पे बाइसेप्स और ट्राइसेप की मसल्स पे काम करने लगता है। तो जैसे आप जिम में बोलते हैं ना वो डोले बन जाते हैं लड़कों के, एक्चुअली यू कैन फील कि आपकी वो मसल स्ट्रेंथनिंग हो रही है, एंड यहाँ पे आपको डोले फील होने लगेंगे क्योंकि आपकी आर्म्स इतनी स्ट्रांग होने लगी है चतुरंगा कर करके। इसके अलावा एक और आसन है वीरभद्र आसन, जो आपके केवल लेग मसल्स पे काम करता है, जैसे क्वाड्स होते हैं जिम में।
तो हाँ, योगा डेफ़िनेटली आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता है, आपको वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है एंड आपके एक्सटीरियर्स का भी लॉन्ग रन में ध्यान रखता है। एज ए योगा टीचर आप जिम और इसमें योगा में क्या डिफरेंस बताओगे कि जिम इसलिए नहीं करना चाहिए या इन लोगों को नहीं करना चाहिए और इन लोगों को सिर्फ योगा ही करना चाहिए? बिल्कुल काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि बहुत स्टिफ है जिनकी बॉडी ऑलरेडी, क्योंकि मूवमेंट बहुत कम है, टेंशन एंड स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। जब स्ट्रेस दिमाग में आता है वो बॉडी पे भी जाता है, स्पाइन पे सबसे ज़्यादा, हिप्स मसल पे सबसे ज़्यादा जाता है। ऐसे लोगों के लिए जिम नहीं बना है, क्योंकि जिम आपके मसल्स को और कॉन्ट्रैक्ट करेगा, आपको स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए, बॉडी को बल्की दिखाने के लिए। उन लोगों के लिए जिम नहीं है, उन लोगों के लिए योगा ही बेस्ट है, क्योंकि योगा एज आई सेड आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी दे रहा है, आपकी बॉडी को रिलैक्स भी कर रहा है और साथ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर रहा है। ये आपको इंजरी नहीं होने देगा जल्दी से। तो हाई बीपी पेशेंट्स को जिम नहीं करना चाहिए, उनको रिलैक्सिंग योगा करना चाहिए। हाइपरटेंशन, उनको जिम नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये सारी जिम में जो भी एक्सरसाइज आप करोगे आपकी बॉडी को और ज़्यादा टेंशन देगा, क्योंकि अगेन बॉडी आपका जिम में बॉडी का पर्पस होता है वेट लॉस कर लेना, कैलोरीज बर्न कर लेना, थोड़ा सा बॉडी को टोन दिखा देना, एक्सटीरियर्स अच्छे दिखा देना। इंटरनली बहुत कम लेवल पे जाके काम हो रहा है जिम में, तो ऐसे लोगों के लिए योगा काफ़ी बेटर है। और वेट गेन करने में योगा कैसे हेल्पफुल है? सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि वेट गेन होता क्यों नहीं है। काफ़ी लोग अच्छे से खाते हैं, दबा के खाते हैं, पर फिर भी वेट गेन नहीं हो रहा है। तो उसके काफ़ी सारे रीजंस हैं क्यों नहीं होता है। या तो आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, पेट से रिलेटेड इश्यूज हैं, ब्लोटिंग रहती है, ज़्यादा खा नहीं पाते हो, पेट बहुत जल्दी से हैवी फील होने लगता है, या फिर आप खा भी ढंग से रहे हो पर वो एब्जॉर्ब नहीं कर रही है बॉडी। तो योगा में काफ़ी ऐसे आसन हैं जो आपके एब्डोमिनल एरिया को टारगेट करते हैं और आपकी वो मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जिससे आपका गट ढंग से काम करने लगता है। जैसे पश्चिमोत्तानासन आ गया, आप आगे झुक के कर रहे हो। अद्ध कोणासन जिसको बोलते हैं बटरफ्लाई आसन, आगे झुक के आप कर रहे हो, आप होल्ड कर रहे हो, प्रॉपर ब्रीदिंग कर रहे हो, तो पूरा आपके एब्डोमिनल मसल्स पे इम्पैक्ट हो रहा है। तो इससे क्या होता है, आपका डाइजेशन ठीक रहता है, क्योंकि पेट में अग्नि बढ़ती है। जिसके पेट में अग्नि नहीं होगी डाइजेशन में हमेशा प्रॉब्लम रहेगा। अग्नि चाहिए पेट में। सेकंड, आपका ब्लोटिंग नहीं होती है, अननेसेसरी रिफ्लेक्स इश्यूज और गैस्ट्रिक इश्यूज नहीं होते हैं, क्योंकि डाइजेशन ठीक काम कर रहा है आपका। तो आपको भूख ढंग से लगती है, आप ढंग से पोर्शन खा पाते हो। तीसरा जो है एब्जॉर्प्शन, जो न्यूट्रिशंस आप बॉडी को दे रहे हो, सब्जियां रोटियां खा रहे हो, क्योंकि आप वो पर्टिकुलर योगा आसनास परफॉर्म कर रहे हो, एब्जॉर्प्शन बढ़ने लगेगा आपके बॉडी में। तो जब आपको पता है बॉडी ढंग से ऑब्जर्व कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, तो आपका वेट भी बढ़ने लगेगा। आपकी बॉडी ज़्यादा पोर्शन में खाना खा पा रही है, वेट फिर से बढ़ने लगेगा। तो काफ़ी सारे ऐसे आसनास हैं, ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं जो कि वेट गेन पे काफ़ी फोकस करती हैं, नॉट जस्ट फॉर वेट लॉस। डाइट का योगा में कितना बड़ा रोल है कि कौन सी डाइट योगा के लिए बेस्ट है, कौन सी डाइट अच्छी नहीं है? जो योगा आसनास होते हैं वो आपकी बॉडी पर काम कर रहे हैं, हम्म। प्राणायाम आपकी ब्रीदिंग पर काम कर रहा है, हम्म। पर डाइट डिसाइड करती है कि ये जो आप बॉडी पे और अपनी ब्रीदिंग पे, अपने माइंड पे काम कर रहे हैं, हम्म। उससे एक्सेप्ट कैसे किया जाएगा, बॉडी बिहेव कैसे करेगी इन सारे चेंजेस के साथ, वो डाइट ही डिसाइड करता है। अब ऑफ कोर्स मैं अपना अच्छा खासा योगा प्रैक्टिस कर रही हूँ, 1 घंटे से कर रही हूँ, एंड मैं उसके बाद तुरंत जाके बर्गर पिज्ज़ा खा रही हूँ। उससे क्या होगा, ये बहुत हैवी फूड है, हैवी प्रोसेस्ड फूड, ये आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी फ्लो को कंज्यूम करेगा। एंड जैसे ही आपकी एनर्जी इम्पैक्ट हुई, जितने भी योगा आसनास और ब्रीदिंग टेक्निक जो भी आपने योगा परफॉर्म किया है, सबके बेनिफिट्स कम हो जाएंगे। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है योगा का रोल, इसके योगा में डाइट का रोल। कितना खाना है सबसे पहले, ना बहुत ज़्यादा ना बिल्कुल कम, टाइमली खाना है। अब ये नहीं कि आप मॉर्निंग में उठे हो, आपका फर्स्ट मील होता है 10 बजे, पर आप काम में इतने बिजी हो कि आपको 2 बजे सूझिए कि खाना खा लेना चाहिए। टाइमली मील बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड, एक्चुअली ऐसा होता है ना, सदगुरु भी बोलते हैं कि जो आप खाते हो आप वही बन जाते हो, उसको बोलते हैं माइंडफुल ईटिंग। तो जब आप खा रहे होते हो ना, फोकस कर रहे हो फूड पे, तो जैसा फूड रिएक्ट करेगा अपने बॉडी के साथ, आप भी वैसा ही बिहेव करने लग जाओगे। तो बीइंग वेरी माइंडफुल व्हेन यू ईट, सोच समझ के खाओ,
ये नहीं कि मेरी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, अच्छा मुझे ज़ूम पे लॉगिन करना है, फटाफट से 2 रोटी फिनिश करके अच्छा चलो ले जाओ मम्मी, और मैं कॉल पे बैठ गई। कोई मतलब नहीं है ऐसे खाने का। हाँ, आपकी बॉडी को एनर्जी मिल जाएगी उस टाइम पे, बट जो जिस जिस हिसाब का आपने फूड खाया, जिस क्वालिटी का फूड खाया, आप उसके बेनिफिट नहीं ले पाओगे। तो योगा में काफ़ी इम्पैक्ट है डाइट का, कितना खा रहे हो, क्या खा रहे हो, बहुत हैवी और प्रोसेस फूड नहीं खाना है, लाइट फूड रखना है, ना ज़्यादा तीखा, मिर्च मसाला, ना ज़्यादा फ्राइड, वेरी बैलेंस्ड फूड। हाँ, वंस इन अ वाइल कभी महीने में 1-2 बार चल जाता है। अल्टीमेटली हैं सब इंसान, सबको अच्छा खाना पसंद है, टेस्टी खाना पसंद है, और जो फूड जितना हैवी होता है उतना ही टेस्टी लगता है, जितना प्रोसेस्ड होगा उतना ही टेस्टी लगेगा। तो कभी कभार ये चलता है, बट आपकी लाइफस्टाइल का पार्ट नहीं होना चाहिए। सो टाइमली, अच्छा, और नोटिस करके खाना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आज योगा करना स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरी बॉडी पर माइंड पे असर आने में योगा का कितना टाइम लग जाएगा? सो देखिए, योगा फेजेस में काम करता है, बिकॉज जैसा कि मैंने बोला, ये इनसाइड आउट काम कर रहा है। हम्म, तो पहले जब आप योगा स्टार्ट करोगे, पहले 7 दिनों में तो आपको थोड़ा सा शिफ्ट फील होगा अपने नर्वस सिस्टम के अंदर, क्योंकि नर्वस सिस्टम सबसे जल्दी इम्पैक्ट करता है, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्ड करता है। तो आपको थोड़ा रिलैक्स फील होने लगेगा, आपको वो एंग्जाइटी कम होती हुई हल्की हल्की दिखेगी कि ओके, मैं इतना जल्दी में नहीं रहता हूँ, मैं पूरा टाइम सोचता नहीं रहता हूँ, थोड़ा रिलैक्स फील होगा। फिर उसके बाद 2 से 3 हफ्ते में आपको लगेगा कि आसन प्रैक्टिस करते करते थोड़ा आप कंफर्टेबल हो रहे हो, हल्का हल्का बेटर पोस्चर आ रहा है आपका, सीधे ढंग से खड़े होना आपको समझ आ रहा है, हेड सीधा रखना, शोल्डर्स आपके ड्रॉप नहीं रहते, स्पाइन हंच करके नहीं चल रहे हो, तो थोड़ा थोड़ा ना बॉडी में चेंजेस फील होने लगेंगे, इनफैक्ट आपको पता लगने लगेगा मैं क्या गलत कर रहा हूँ। फिर उसके बाद कुछ 2 से 3 महीने के अंदर आपको फील होने लगेगा कि आपकी मसल्स बेटर रिस्पॉन्ड कर रही हैं, स्ट्रॉन्ग फील होने लगेगा इंटरनली, क्योंकि मसल धीरे धीरे काम करना शुरू करती है। मसल एंड माइंड कनेक्शन में भी टाइम लगता है, तो आपका बॉडी समझने लगेगा एग्जैक्टली आसन को कैसे होल्ड करना है, कितनी देर तक आप होल्ड कर पा रहे हो, ये भी आपको, आपका ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा, तो आपकी मसल्स पे काफ़ी काम होने लगेगा। फिर 3 से 4 महीने के अंदर आपको फील होने लगेगा अच्छा, क्योंकि अब योगा आपके बॉडी से हट के आ गया है दिमाग पर, तो आपको डिसीजन मेकिंग थोड़ी बेटर होने लगेगी, आपको क्लैरिटी आने लगेगी, कन्फ्यूजन दूर होने लगेगा। इसके साथ आपका स्किन ग्लो करने लगेगा काफ़ी, क्योंकि एब्जॉर्प्शन अच्छा हो रहा है खाने का। उसके साथ अगर आप टाइमली खाना खा रहे हो तो बॉडी अच्छे से रिएक्ट कर रही है, डाइजेशन ठीक हो रहा है। एंड विद इन 5 to 6 months योगा अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हो, आपकी लाइफस्टाइल बन जाएगा, ये आदत ही बन जाएगा आपकी, आप योगी की तरह ही सोचने लगोगे, और फिर अल्टीमेट इम्पैक्ट होगा आपके एंटायर थॉट प्रोसेस में, कि लाइफ की तरफ देखना कैसे है, कि इट्स ओके, प्रॉब्लम आ रही है, वो आती रहेंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। आप डिसीजन फिर फीलिंग्स के साथ नहीं लोगे, आप डिसीजन रियलिटी जो अभी चल रहा है उसके हिसाब से लेना शुरू करोगे। सो योगा थोड़ा स्लो प्रोसेस है, जो कि स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों पे काम करता है, बट एक बार अगर ये आपकी लाइफस्टाइल बन गया, इट इज़ फॉर एवर लास्टिंग चेंज, जो आप अपनी बॉडी में देख सकते हो। गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव चालू किया है कि हर स्कूल में बच्चों को योगा सिखाया जाए, हम्म। लेकिन बच्चों को समझ नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि अपने ऊपर एक और चीज़ थोप दी गई है, तो उसको योगा क्यों करना चाहिए? बहुत ही अच्छा डिसीजन है, स्कूल्स में, कॉलेजेस में अगर योगा स्टार्ट हो रहा है और हो जाए एंड कंटिन्यूअसली रहे, क्योंकि पुराने ज़माने में अगर आप देखो, जब बच्चे गुरुकुल में पढ़ने जाते थे, वो योगा ही प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि ये उनकी लाइफस्टाइल था, उन सबको जीना ही ऐसे आता था, तो उन्हें पता था ये हम कर रहे हैं। अब क्योंकि हम योगा प्रैक्टिस नहीं करते हैं, योगा के जितने भी स्टेप्स हैं, यमा नियमा, अपना सोच विचार काफ़ी अलग हो चुका है अब विद टाइम, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है कि भाई ओहो, योगा में आसन में बैठना पड़ेगा, ये तो पेन होगा, मसल खींचेगी, नहीं हो पाएगा, और मेरी तो बॉडी स्टिफ है, मैं तो योगा के लिए हूँ ही नहीं, तो मैं तो योगा नहीं कर सकता या कर सकती। और बच्चे तो स्पेशली, जैसा कि हमने बात की, चंचल होते हैं, उनका दिमाग तो हर जगह होता है, उन्हें सब एक्सप्लोर करना है, सब जान लेना है, तो बहुत डिफ़िकल्ट है उनको बिठा के योगा करवाना। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि शुरू से ही उनको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करवाया जाए, अच्छे खाने के साथ, अच्छे थॉट प्रोसेस के साथ, उनकी रेसिंग कैसे हो रही है उस पर डिपेंड करता है। ब्रीदिंग टेक्निक्स, मेडिटेशन थोड़ा टफ हो सकता है बच्चों के लिए, बट ब्रीदिंग टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सांस लो। एक बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही बेसिक चीज़ मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, आप मुझे बताओ, जब आप सांस अंदर ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, पेट बाहर आएगा कि अंदर जाएगा? पेट बाहर आएगा। एब्सोल्युटली।
आपकी तरह हर कोई ये जानता नहीं है। मैं अपनी हर क्लास में सबसे पहले ये सवाल पूछती हूँ, एंड आप नहीं मानोगे 90% लोग यही बोलते हैं, तो पेट तो अंदर ही जाएगा ना, सांस जब नहीं अंदर ले रहे हैं तो ये चीज़ आप अपने बच्चे को सिखाना शुरू कर सकते हो कि ये प्रॉपर ब्रीदिंग कैसे करनी है। पेट बाहर आएगा क्योंकि हवा भर रहे हैं, बॉडी में ऑक्सीजन भर रहे हैं, जब रिलीज कर रहे हैं तो पेट अंदर जाएगा। दैट इज़ करेक्ट ब्रीदिंग। तो आप करेक्ट ब्रीदिंग से स्टार्ट करवा सकते हो अपने बच्चे को, और वो धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें जब आप बच्चे को सिखाने लगोगे ना, ये उसकी हैबिट बन जाएगा। फिर बहुत ईजी होगा योगा को एक्सेप्ट करना, इस लाइफस्टाइल को एक्सेप्ट करना। आगे जाके वो डेफिनेटली आसन भी करेगा, मेडिटेशन तक पहुंच जाए, क्या पता आपको। बट योगा स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं वो, पढ़ाई का बहुत प्रेशर रहता है। इनफैक्ट कोविड के बाद तो जब से डिजिटल वर्ल्ड में हम एंटर हुए हैं, स्क्रीन देखने का बहुत प्रेशर है, आंखों पे बहुत प्रेशर पड़ता है, चश्मे लगना बहुत ईजी हो गया है आजकल तो योगा क्या करता है, एक तो सबसे पहले आपको उस एंग्जाइटी स्ट्रेस से बाहर निकालता है कि नहीं मुझे क्लियर करना है, नहीं मुझे इतना परसेंट चाहिए, नहीं मम्मा मुझे डांटेगी। क्योंकि योगा आपके नर्वस सिस्टम पे काम कर रहा है। ये आपको बता रहा है कि भाई आप सेफ हो, बिल्कुल रिलैक्स रहो, हर छोटी चीज़ पे आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो योगा हिट करता है आपके माइंडसेट को थ्रू योर नर्वस सिस्टम। तो थोड़ा बहुत ब्रीदिंग, थोड़ा बहुत जेंटल आसनास, स्ट्रेचिंग बच्चे को करवाना एब्सोल्युटली सेफ, इनफैक्ट ज़रूरी है, करवाना चाहिए। एग्ज़ाम्स की जहाँ तक हम बात करें, एकेडमिक प्रेशर आजकल बहुत हो गया है, क्योंकि हर कोई चाहता है मेरा बच्चा बड़ा सा इंजीनियर बने, बहुत पैसा कमाए, बहुत बड़ा डॉक्टर बने, समाज सेवा करे। बहुत कंपेटिटिव हो गई है चीज़ें, तो बच्चों पे इतना प्रेशर आ गया है। उस प्रेशर को कम करने में योगा हेल्प करता है, क्योंकि योगा डायरेक्टली कॉर्टिसोल लेवल को डाउन करता है। जब आप आसन में रहते हो, होल्ड करते हो, रिलैक्स ब्रीदिंग कर रहे हो, तो कॉर्टिसोल लेवल अपने आप कम हो रहा है। बच्चे को पता भी नहीं लगेगा कब उसका एक्स्ट्रा स्ट्रेस, अनवांटेड स्ट्रेस निकल रहा है बॉडी से। फोकस बहुत बढ़ता है एग्जाम के टाइम पे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कंसंट्रेशन। सो योगा में जब आप होल्ड करके एक आसन में बैठे हुए हो, तो आप केवल कंसंट्रेट कर रहे हो अपनी बॉडी पे, और कहीं फोकस जाएगा ही नहीं आपका, क्योंकि एक पर्टिकुलर जगह पे आपको देखना है, एक पर्टिकुलर आसन में आप होल्ड करके बैठे हो, आप ब्रीदिंग को समझ रहे हो। तो ये सब सारे प्रोसेस हैं कंसंट्रेशन के, ये बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन किए हुए हैं। तो ये ऑटोमेटिकली आपके उस पॉइंट पे काम कर रहा है, जिससे आपको समझ आ रहा है कि फोकस कैसे करना है। ये डायरेक्टली आपको हेल्प करेगा पढ़ाई करने में, कि इस आंसर को कितना इजीली लर्न किया जा सकता है समझ के। सो बच्चों के लिए, एकेडमिक्स के लिए योगा बहुत बेनिफिशियल है, और करवाना चाहिए आपके बच्चों को। अगर किसी को अपना फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाना हो, इम्प्रूव करना हो, तो योगा उसमें कैसे हेल्पफुल है कि कौन सा वो योगा करे जिससे उनकी कंसंट्रेशन या फोकस बढ़े? बिल्कुल। सो योगा वैसे तो ओवरऑल काम करता है आपकी बॉडी, माइंड एंड आपकी ब्रेथ पे, हम्म, पर ये साइमल्टेनियसली आपका फोकस, कंसंट्रेशन भी बढ़ा रहा है। हम्म, एक तो इसमें तीन चीज़ें होती है योगा में। एक होता है दृष्टि, देखना कहाँ पे है। हर एक आसन में एक गेज होती है, दृष्टि होती है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं पर्वत आसन में खड़ी बैठी हुई हूँ तो मैं इधर देख रही हूँ या इधर देख रही हूँ या ऊपर नीचे। देर वुड बी अ पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे आपका ट्रेनर आपको बोलेगा कि फोकस करो, तो नेवल पे देखना होगा आपको, या दोनों पाम्स के बीच में देखना होगा। तो जब वो दृष्टि एक जगह देखने को आपको बोला जाता है, वो बढ़ाता है आपका फोकस, कि आप एक ही जगह देखोगे, आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा। दूसरा होता है अवेयरनेस ऑफ द ब्रेथ, कि फोकस करो आप कैसे ब्रीद कर रहे हो। हम अलग अलग स्टाइल भी सिखाते हैं, जैसे उज्जयी ब्रीदिंग होता है जो अष्टांगा में सिखाया जाता है। उज्जयी में आपको इंगेज करना होता है आपका थ्रोट, तो ये काम करता है आपके थायराइड ग्लैंड पे। तो जब आप उज्जयी ब्रीदिंग कर रहे हो, आप अटेंशन अपना लेके आओगे थ्रोट पे, कि मैं थ्रोट को एक्टिव करूं। फिर से आपका कंसंट्रेशन आ गया एक जगह पे, बाकी सब चीज़ों को आपने छोड़ दिया। ब्रीदिंग अच्छे से रखने के लिए आपने कंसंट्रेशन किया थ्रोट पे, कि कैसे ब्रीदिंग कर रही हूँ मैं। ये 2 पॉइंट हो गए कंसंट्रेशन बढ़ाने के। तीसरा होता है होल्ड। अगर 5 ब्रेथ काउंट मैं होल्ड कर रही हूँ, योगा में सेकंड काम नहीं करते हैं, योगा में ब्रेथ होल्ड काउंट करता है। हम्म, सो 1 ब्रेथ विल बी इनहेल एक्सहेल, तो ये एक ब्रेथ होल्ड हो गया। तो ऐसे अगर 5 ब्रेथ होल्ड अगर मैं काउंट कर रही हूँ, तो मेरा पूरा फोकस उस होल्ड पे होगा। सो ये तीसरा पॉइंट है, जब मैं अपना पूरा अटेंशन उस होल्ड पे लेकर आ रही हूँ। सो इन तीनों पॉइंट्स के थ्रू ऑलरेडी आप कंसंट्रेशन अपना लगातार बढ़ाए जा रहे हो अनजाने में। आपका पूरा फोकस अपनी बॉडी पे ही जा रहा है। इसके अलावा एक
हमारे पास पर्टिकुलर टेक्निक्स भी हैं जिससे आप बढ़ा सकते हो अपना पूरा कंसंट्रेशन। उनमें से एक बहुत पावरफुल टेक्निक है त्राटका, लैम्प गेजिंग। इनमें क्या होता है? आपने देखा होगा कि कैंडल जला के या एक दिया जला के लोग उसको देखे जा रहे हैं, हम्म। उसको गेज कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं त्राटका। उसके हम्म। लिए आप बस एक डार्क रूम में बैठ जाएंगे, कैंडल रखेंगे आप अपने चिन लेवल पे, एंड उस कैंडल से जो फ्लेम आ रही है आपको फोकस करने को बोला जाएगा सिर्फ उस फ्लेम पे। उस टाइम पे आपको अलाउ भी नहीं किया जाएगा ब्लिंक करना। अब ऐसा नहीं है कि हाथ आपके यहाँ कोई आंख पकड़ के बैठ रहा है, ब्लिंक अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट एडवाइजेबल होगा कि शायद कि आप ब्लिंक ना करो, मन से नहीं करना, ऑटोमेटिक हो जाए तो अलग बात है। ऑटोमेटिक हो जाए। आपको फोकस रखना है, लगातार उस लैम्प को देखना है। तो जब वो प्रोसेस में आप लगातार लैम्प को देख रहे हो, हम्म। आसपास क्या हो रहा है आप सब चीज़ें भूल जाओगे, सब सबसाइड होता जाएगा। आपको धीरे धीरे उस लैम्प में शेप्स चेंज होती हुई दिखेंगी। आपको हो सकता है आप अपने आप को देखने लग जाओ लैम्प में, आप हो सकता है यूनिवर्स को देखने लग जाओ, अपने घर वालों को देखने लग जाओ, आप क्या चाहते हो वो चीज़ देखने लग जाओ। एट द एंड आपका पूरा फोकस वो लैम्प पे इतना हो जाएगा कि उस लैम्प के अगर अलावा कुछ मैटर ही नहीं करेगा। तो इस टाइम पे आपका ब्रेन लगातार ट्रेन हो रहा है फोकस करने के लिए, कंसंट्रेशन करने के लिए, क्योंकि अभी तक ब्रेन को आदत नहीं है। ब्रेन को आदत है 10 चीज़ें सुनने की, बट जब आप एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए बैठ रहे हो, तब आपके ब्रेन को समझ आ रहा है अच्छा नहीं, मैं फोकस भी कर सकता हूँ और ऐसे फोकस कर सकता हूँ। तो योगा की कुछ टेक्निक्स कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल है। कोई सा भी मेडिटेशन करता है कोई सा भी इंसान, तो आंखें बंद करके क्यों करता है, वो आंखें खोल के क्यों नहीं करता? देखिए ये वर्ल्ड ना, पूरा पूरा समाज इज़ फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। हम्म। आपके फैमिली से लेके आपके कॉलेज और आपके स्कूल प्रिंसिपल्स, टीचर्स, ऑफिस, हर कोई आपको डिस्ट्रैक्ट ही कर रहा है। कोई आपको फोकस करने को नहीं बोलेगा। फोकस करने को बोल भी रहे हैं तो डिस्ट्रैक्शंस के साथ ही, क्योंकि इतने डिस्ट्रैक्शन, इतनी चीज़ें हैं दुनिया में। हमारे बॉडी में सेंसेस होते हैं, आंखें, कान, नोज, आपकी स्किन, आपकी टंग। ये सेंसेस के थ्रू ही आप अपने माइंड को इनपुट देते हो बाहर का। टेस्ट जैसे टंग से पता लगता है, अदरवाइज दिमाग को पता ही नहीं लगेगा टेस्ट क्या है। तो जब आप इन सेंसेस को बंद कर देते हो, आपका डिस्ट्रैक्शन कम होने लगता है एंड आप अपनी बॉडी के अंदर देखना शुरू करते हो, आप अपने अंदर देखना शुरू करते हो। तो आंखें तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, इसलिए हम प्राणायाम में, मेडिटेशन दोनों में हर किसी को सजेस्ट करते हैं कि आंखें बंद करके योगा करो। इनफैक्ट आसनाज में भी जो थोड़ा सा एडवांस लेवल का प्रैक्टिशनर होगा, इनफैक्ट जो ट्रेनर्स भी होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो हमेशा आप नोटिस करोगे आंखें बंद करके योगा कर रहे हैं, बिकॉज उनको वो उस टाइम भी मेडिटेशन में है। उनको डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। आप 10 चीज़ें देखोगे, कलर देखोगे, फूल पेड़ देखोगे, इंसानों को देखोगे, कहाँ से आप फोकस कर पाओगे बॉडी के साथ? आंखें बंद करना इज़ टू शट दैट सेंस, एंड फिर फोकस बेटर होता है बॉडी के अंदर। तो मेडिटेशन प्राणायाम जनरली आंखें बंद करके ही किया जाता है। फीमेल्स के लिए योगा कैसे बेनिफिशियल है, कैसे बेनिफिट है उनके लिए? राइट। योगा एक्चुअली काम करता है अलग तरीके से फीमेल की बॉडी पर। एक औरत की बॉडी जो होती है वो हॉर्मोन्स पे काफ़ी डिपेंडेंट होती है। उस हार्मोन रेगुलेशन की वजह से ही वुमेन कैन गिव बर्थ। उनके पीरियड्स होते हैं, उनके मूड स्विंग्स होते हैं, उनका थॉट प्रोसेस इम्पैक्ट होता है। तो जब आप योगा करने लगते हो, ये सारी चीज़ें रेगुलेट होने लगती हैं। हमने पहले देखा योगा आपका हार्मोनल बैलेंस करता है। उज्जयी जो टेक्निक मैंने आपको बताई, वो आपके इस ग्लैंड पे काम करता है, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड है। तो उज्जयी पावरफुल ब्रीदिंग टेक्निक है जो इसको रेगुलेट कर देगा। अगर आपकी थायराइड ग्लैंड ठीक से काम कर रही है तो आपका वेट मैनेज हो जाएगा, आपके हार्मोन्स ढंग से मैनेज हो जाएंगे, जो कि एक औरत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली जो आप बीमारियां देखते हो औरतों में, पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड बहुत कॉमन है, डायबिटीज़ ऑल्सो। तो जब हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं, रेगुलेशन होने लगता है, तो औरत की बॉडी में सारे चेंजेस होने लगते हैं, पॉजिटिव चेंजेस। यही काम करता है प्रेगनेंसी में। जब हार्मोन्स आपके कंट्रोल हैं तो आपका प्रेगनेंसी वाला फेज विल बी वेरी डिसेंट, स्मूथ। आपकी जो साइकिल्स आती हैं वो रेगुलर आने लगेगी। इरेगुलरिटी मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस, बिकॉज हम जो खाते हैं, हम जो स्ट्रेस लेते हैं, हम एक्सरसाइजेस नहीं करते, बॉडी को मूव नहीं करते, ये सब बॉडी के हॉर्मोन्स को इम्पैक्ट करता है। योगा में जितने आसन हैं, ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, मेडिटेशन है, सब डायरेक्टली आपके हार्मोन को बैलेंस कर रहे हैं। तो एक औरत के लिए तो योगा इज़ लाइक अ बून, बिल्कुल एक आशीर्वाद है योगा।
पीरियड्स के टाइम योगा हेल्पफुल है? कर सकते हैं उस टाइम पे योगा? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। इनफैक्ट पुराने ज़माने में तो पीरियड्स के टाइम पे भी नॉर्मल रेगुलर योगा किया जाता था, उसमें कोई मना नहीं है। बट पीरियड के टाइम पे हमें बस ये ध्यान रखना है कि हम बहुत इंटेंस प्रैक्टिस ना कर रहे हों। हम ज़्यादा ब्रीदिंग पे, रिलैक्सेशन पे ध्यान रखें, जेंटल स्ट्रेचिंग करें, सुपाइनल स्पाइन ट्विस्ट करें एंड रिलैक्सिंग रिजुनविनेटिंग योगा करें। एनीथिंग जो आपके एब्डोमेन पे बहुत प्रेशर डाल रहा है वो योगा अवॉइड करने को बोला जाता है जनरली। इनफैक्ट इन्वर्जन जो होते हैं जिसमें आपका बॉडी उल्टा हो जाता है, वो नेचुरल जो ब्लड फ्लो होता है पीरियड्स के टाइम पे वो उसको रिवर्स कर सकता है, तो वो थोड़ा डेंजरस हो जाता है। इसलिए इन्वर्जन्स हम मना करते हैं, जनरली पीरियड्स में नहीं करने चाहिए। बाकी जेंटल योगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट भी है तो इनफैक्ट योगा करने से आपको बेटर फील होने लगता है, बिकॉज आपकी बॉडी मूव हो रही है, मसल मूव हो रही है। तो मसल मूवमेंट एक्टिव होते ही आपका पेन भी सबसाइड होने लगता है। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है ड्यूरिंग पीरियड्स। प्रेगनेंसी में योगा का क्या रोल है? प्रेगनेंसी में योगा काफ़ी सेफ़ है, इनफैक्ट हम्म, करना भी चाहिए। हम लोग एडवाइस करते हैं प्रेग्नेंट वुमेन को योगा करने के लिए। ये हम्म। आपकी एक तो बॉडी को एक्टिवेट रखता है, ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल रखता है, ऑक्सीजन का लेवल नॉर्मल रखता है आपकी बॉडी में, जो कि आपके बच्चे के लिए भी काफ़ी काफ़ी हेल्पफुल है। बट आप प्रेगनेंसी के टाइम पे खुद से योगा करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। आप केवल एक सर्टिफाइड ट्रेनर या डॉक्टर की गाइडेंस लें कि कितने टाइम के बाद योगा स्टार्ट करना है और कैसे योगा करना है। सो अदरवाइज़ प्रेगनेंसी में योगा काफ़ी सेफ़ है। इनफैक्ट जो थोड़े से एक्टिव ज़्यादा वुमेन होती हैं योगा में, एक्सरसाइजेज में, ब्रीदिंग में, उनकी डिलीवरीज काफ़ी स्मूथ होती हैं, नॉर्मल डिलीवरीज हो जाती हैं, और डिलीवरी के बाद भी बॉडी, आपका शरीर बिल्कुल ठीक रहता है। आप बहुत ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट नहीं करते हो, आप बहुत एक्टिव रहते हो, पेन आपको ज़्यादा फील नहीं होता है। इनफैक्ट बच्चे के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है, बिकॉज योगा आपको बहुत ऑक्सीजन हेल्प देता है बॉडी में, एंड बच्चे को जब ऑक्सीजन ज़्यादा मिल रहा है, बच्चे के काफ़ी चांसेस है बिल्कुल हेल्दी और परफेक्ट होने के। तो कौन से महीने तक करना सेफ है उनके लिए? 6 से 8 महीने तक काफ़ी सेफ है। बट अगेन हर औरत की बॉडी डिफरेंट तरीके से बिहेव करती है प्रेगनेंसी में, तो एक सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर की गाइडेंस में ही ये किया जाए, उनके साथ ही योगा किया जाए, खुद से नहीं, या दोस्तों से पूछ के तो बिल्कुल भी नहीं। क्या योगा करने से मेल में स्टेमिना और स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है? काफ़ी। जैसे कि हमने बात करी, योगा अष्टांगा योगा जो है वो केवल डिज़ाइन ही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए, वेट लॉस के लिए, पावर योगा के लिए किया गया है। सो जब आप जैसे जिम में जाके डंबल से योगा कर रहे हो, डंबल से एक्सरसाइजेस कर रहे हो, वही फील आपको अष्टांगा योगा में आता है। हम्म। जैसे कि मैंने चतुरंगा की बात करी, वीरभद्रासन की बात करी, इसमें स्ट्रेंथनिंग होती है, एक बॉडी पार्ट पे आप ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हो एक आसन में जाने के लिए, तो बार बार जब आप एक मसल को ट्रेन कर रहे हो तो आपकी स्ट्रेंथ लगातार बढ़ती जाएगी। साइड बाय साइड आप अपनी ब्रीदिंग पर भी काम कर रहे हो, तो आपका जो मसल माइंड कनेक्शन है वो स्ट्रांग होता जाएगा। सो डेफिनेटली एक मेल में स्टेमिना एंड स्ट्रेंथ योगा करने से आती है। जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनके लिए योगा करना सेफ है? हाँ जी, बिल्कुल। सो सीनियर सिटीजन्स को योगा कराने के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उनकी जनरल कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। हम्म। सबसे पहले है उनका उनका जॉइंट मूवमेंट। जैसे जैसे हमारी एज होती जाती है, सबसे पहले इम्पैक्ट फील होने लगता है जॉइंट्स में, वो वॉर्न आउट होने लगते हैं, थकने लगते हैं। तो एल्डरली जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं वो नॉर्मल प्रैक्टिशनर्स की तरह योगा ना करें, स्पेशली अगर वो स्टार्ट ही कर रहे हैं तो हम्म। वो पहले योगा करें जॉइंट मूवमेंट से रिलेटेड, जिसको हम बोलते हैं सूक्ष्म व्यायाम। सबसे पहले हम टारगेट करते हैं छोटे छोटे सारे बॉडी के जॉइंट्स को, उनके मूवमेंट पे, मोबिलिटी पे, ताकि जो एयर अक्यूमुलेटेड होती है वो निकले। उसके बाद हम जॉइंट मूवमेंट्स के थ्रू जॉइंट्स को स्ट्रेंथन करना शुरू करते हैं, ताकि जब आप एक अच्छे खासे स्ट्रेच में जा रहे हो तो आपका जॉइंट इम्पैक्ट ना हो। तो काफ़ी सारे ट्विस्ट और स्ट्रेचेस और आसनास ऐसे बने हुए हैं जो कि बिल्कुल जेंटल हैं, एंड केवल एक सीनियर सिटीज़न की बॉडी को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। सो डेफिनेटली सीनियर सिटीजन्स के लिए वी हैव योगा, योगा इनफैक्ट उनके लिए रेकमेंडेड है, लेकिन अगेन एक सर्टिफाइड ट्रेनर की गाइडेंस में ही, और बिल्कुल जेंटल, धीरे धीरे स्टेमिना और स्ट्रेंथ बिल्ड करके ही उनको योगा करना चाहिए, क्योंकि उनके काफ़ी इश्यूज भी होते हैं हेल्थ रिलेटेड। जॉइंट की तो हमने खैर बात कर ली, उनके बीपी काफ़ी रहता है, काफ़ी लोगों को डायबिटीज़ होता है, हार्ट रिलेटेड इश्यूज होते हैं, ऑपरेशन हो रखा है कोई ना कोई, तो उनके साथ सीधे कोई भी योगा स्टार्ट नहीं किया जा सकता जो कि एक रेगुलर प्रैक्टिशनर के साथ कर सकते हो। हर एक सीनियर सिटीजन की बॉडी डिफरेंट है, उनको कस्टमाइज योगा प्लान दिया जाता है, एंड उनमें
काफ़ी हेल्प करता है प्राणायाम। उनको काफ़ी ब्रीदिंग कराई जाती है, उससे कैलोरीज भी बर्न होती हैं, बॉडी एक्टिव भी रहती है। साथ ही साथ जो एक अगर पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे आप काम करना चाहते हो, जैसे मेरी मॉम को लंग्स में प्रॉब्लम है, तो हम काफ़ी अनुलोम विलोम सजेस्ट करते हैं ऐसे इंसान को। तो अलग से प्लान होता है योगा प्लान सीनियर सिटीजन्स के लिए, बट डेफिनेटली ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। किस एज के बाद में नहीं करना चाहिए योगा? ऑनेस्टली कोई एज ऐसी नहीं है तब योगा नहीं कर सकते आप। योगा एक, जैसे कि हमने बात की, लाइफस्टाइल है। योगा जिस दिन आप जन्म लिया है आपने, तब से स्टार्ट हो सकता है मरने तक, बट थोड़ा स्टाइल बदल जाएगा, तरीका बदल जाएगा आप कैसे कर रहे हो। जैसे कि अगर आप बेड रिडन हो जाते हैं एक उम्र में आने के बाद, तो उसमें थोड़ा सा उनको लिफ्ट करके बिठा के केवल ब्रीदिंग कराई जाए। उनको ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करा सकते, तो हम उनको बोल सकते हैं कि अभी आप लेटे हुए बस रिलैक्स हो जाओ, शोल्डर रिलैक्स कर लो, ये आपके माथे पे लाइंस क्यों आ रही है, रिलैक्स करो। तो ये योगा है, आप योगा कर रहे हो। पर्टिकुलर खाना खाना है, बैलेंस खाना खाना है, वो भी योगा का पार्ट है। सोचना कैसे है, गुस्सा नहीं करना है इस टाइम पे, अगेन वो योगा का पार्ट है। तो ऐसा कोई रिलीजन, कोई कास्ट, कोई टाइम, कोई जेंडर, कोई एज नहीं है जो योगा नहीं कर सकता, ये हर किसी के लिए है। कुछ लोगों का मानना है कि योगा जो होता है इसका रिलीजन से कुछ कनेक्शन है, क्या ये सच है? बिल्कुल भी नहीं। योगा तो रिलीजन समझता ही नहीं है। हम्म, जैसे कि हमने बात की, योगा एक जिंदगी जीने का तरीका है। हम्म, योगा का सोसाइटी, नॉर्म्स, रिलीजन, कास्ट से कोई लेना देना नहीं है। कोई भी धर्म का इंसान योगा प्रैक्टिस कर सकता है, क्योंकि योगा बस आपको यही बताता है कि माइंड, बॉडी और ब्रेथ को एक साथ कनेक्ट कैसे करना है। हम्म। अब आपका बॉडी तो, आपके बॉडी को नहीं पता है आपका क्या रिलीजन है, आपकी सोल को नहीं पता है आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो। तो योगा तो बिल्कुल नहीं कहता कि इस धर्म को प्रैक्टिस करना चाहिए या उस धर्म को नहीं। योगा हर किसी के लिए बना हुआ है। इनफैक्ट योगा सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करता है, खुश कैसे रहना है, एक्सेप्ट कैसे करना है चीज़ों को, और वो हर धर्म का इंसान डिजर्व करता है करना। जो भी बिगिनर होते हैं योगा करने वाले, वो कौन सी ऐसी गलती करती हैं जो उनको नहीं करना चाहिए? कंपीट करना, ओहो ये इतना नीचे तक जा पा रही है, इसके टो इतना टच हो रहे हैं, मैं भी करूँगा, और वो पूरा स्ट्रेच कर देते हैं अपने आप को, और वहीं से स्टार्ट होती है इंजरीज। सो योगा में सबसे कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं, वो एक दूसरे को देख के कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि मुझे भी ये वाला आसन करना है। अच्छा ये फ़ोटो में अच्छा लग रहा है, आजकल सोशल मीडिया का बहुत ज़माना है, अच्छा मैं ये स्टोरी डालूंगी तो बहुत सुंदर दिखूंगी, बहुत अच्छी दिखूंगी। योगा नहीं काम करता है वैसे। योगा इंटरनली आपके दिमाग और बॉडी पे काम करेगा। तो आपको पहले अपनी बॉडी को समझना पड़ेगा। बगल वाले मैट पे कौन क्या कर रहा है आपको नहीं परवाह है, होनी भी नहीं चाहिए। आपको नहीं पता वो इंसान कब से प्रैक्टिस कर रहा है, उसकी बॉडी कैसी रही है, वो खाता कैसा है। आपको अपनी बॉडी को समझना है। अगर एक फॉरवर्ड बेंड में मैं जा रही हूँ, नीचे झुक रही हूँ, और मेरी हैमस्ट्रिंग टाइट है, हम्म, तो मैं पूरा नहीं झुक पाऊंगी, वो हैमस्ट्रिंग रोकेगी, वो इसका काम है, और रोकना अच्छा भी है, क्योंकि ये आपको इंजरी से बचाते हैं। आप पूरा हम्म। एक साथ नीचे चले जाओगे, खिंच जाएगी हैमस्ट्रिंग, आपको लोअर बैक में पेन आ जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है हर एक आसन में प्रॉपर ब्रीथ के साथ रियलाइज़ करो कहाँ तक बॉडी जा पा रही है। पुश कर सकते हो आप अपने आप को, ज़रूरी भी है पुश करना, नहीं तो एक ही लेवल पे रह जाओगे। बट पुश करने का भी एक लेवल होना चाहिए, वो जनरली आपके ट्रेनर को पता होगा, और धीरे धीरे आपको भी समझ में आने लगेगा अगर आप आसपास के लोगों को नहीं देखोगे, केवल अपनी बॉडी और अपनी मसल पे फोकस करोगे। आजकल कुछ लोग होते हैं जो यूट्यूब पे योगा देखते हैं या ऑनलाइन योगा की क्लासेज होती है वो लेते हैं, तो हेल्पफुल है या हार्मफुल है उनके लिए? हेल्पफुल तो नहीं कहूँगी मैं, ये है बिकॉज़ ऐसा नहीं है। जैसे कि वो सबसे बड़ा मिथ की जिसके बारे में हमने बात करी कि फ्लेक्सिबिलिटी या स्ट्रेच करना योगा है। योगा वो नहीं है। योगा में हर एक आसन एक रीज़न से बनाया हुआ है, हर एक बॉडी पार्ट का उस आसन में क्या एडजस्टमेंट, अलाइनमेंट रहेगा, बहुत ही टेक्निक से बनाया हुआ है। देखना कहाँ है, गर्दन कैसे करनी है। अगर एक पर्टिकुलर आसन में मैंने बहुत ज़्यादा गर्दन को ऊपर रख लिया तो पेन आ जाएगा, और सर्वाइकल अगर मुझे हुआ तो फिर आई विल बी ऑन द बेड। सो बहुत ज़रूरी है ये समझना कि एक पर्टिकुलर आसन में जाने के टाइम पे आपका हर एक बॉडी पार्ट किस पोजीशन पे रहना चाहिए, हम्म, वो ऑनलाइन देख के नहीं समझा जा सकता। आपको ज़रूरत है एक ट्रेनर की जो आपके सामने खड़ा है, जो आपको आके शिफ्ट कर सके, आपका हाथ ठीक कर सके, आपको थोड़ा बहुत पुश कर सके, क्योंकि उसको समझ आएगा कितनी बॉडी जा सकती है आगे या पीछे।
तो ऑनलाइन मैं किसी को सजेस्ट नहीं करती। हाँ, अगर आप ऑलरेडी काफ़ी टाइम से योगा करते आ रहे हो, आप समझने लगे हो और आपके पास बिल्कुल ही वक्त नहीं है, थोड़ा बहुत वक्त निकाल के आप अपने ट्रेनर के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, तब इट इज़ स्टिल फाइन। बट हो सके तो योगा ऑफलाइन करो, एक ट्रेनर की मौजूदगी में करो, एंड ऑफलाइन योगा इज़ बेटर। और कुछ लोग जो जैसे कई सालों से 10 साल 20 साल से योगा कर रहा है और अब छोड़ देता है तो उसके नुकसान आ सकते हैं बॉडी में? नुकसान योगा का कुछ नहीं है। अगर आपका लाइफस्टाइल बन चुका है एक बार योगा, आपके दिमाग में, आपकी बॉडी में रहेगा, तो ये नहीं छूटेगा आपसे। आपकी एक हैबिट बन गया है, ये बस एक तरीके से ये बन गया है कि आप कौन हो, तो वो नहीं छूटता है। हु यू आर यू कांट लीव। तो 10-20 साल से अगर कोई योगा कर रहा है, उसका आदत है, वो योगा कंटिन्यू कर लेगा कैसे न कैसे। और अगर छोड़ भी रहा है तो बॉडी पे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बट आपने बिल्कुल ही प्रैक्टिस अपनी ख़त्म कर दी है 10-20 साल के बाद, और फिर आप चाहते हो कि एकदम से वापस पहले जैसा मैं आसन में चली जाऊँ या चला जाऊँ, वो नहीं हो पाएगा। टाइम लगेगा थोड़ा थोड़ा वापस आने में। योगा करने से डिसिप्लिन डेवलप होता है? काफ़ी, जैसे कि हमने 3 चीज़ों की बात करी थी, दृष्टि, ब्रीदिंग एंड आपका होल्ड। ये तीनों चीज़ें आपको डिसिप्लिन ही बना रही हैं। और वो जो एक एक रेगुलरली आपका शेड्यूल बना हुआ है कि इतने बजे सुबह उठ के योगा मैट के साथ पहुंचना है, ये आसन डिफ़िकल्ट है फिर भी मुझे इस आसन में रहना है, ये ब्रीदिंग थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है, समझ नहीं आ रहा, पर फिर भी करना है। ये सारी चीज़ें आपके ब्रेन को तैयार कर रही हैं डिसिप्लिन रहने के लिए। ये छोटी छोटी हैबिट से ही आपके काम पे रिफ्लेक्ट होगा कि चलो ओके, मीटिंग में ज़्यादा मज़े नहीं आ रहे, बट ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, बैठना है। अच्छा, लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, भागना नहीं है, वहीं पे रहना है। तो योगा डेफिनेटली डिसिप्लिन डेवलप करता है। जो लोग अभी भी योगा स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए आपका कुछ मैसेज रहेगा? ये जो आपका वर्जन है ना, इम्परफेक्ट, डिस्ट्रैक्टेड, डिस्ट्रेस्ड, ये आपका परफेक्ट वर्जन है योगा स्टार्ट करने के लिए। सो इट्स नॉट लेट। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी स्ट्रेस है, वेट मत करो उनके रिजॉल्व होने का। जस्ट स्टार्ट योगा। आप जैसे हो, जहाँ हो, स्टार्ट कर दो और फिर सी द चेंजेस। एक हैबिट जो हर इंसान को फॉलो करनी चाहिए? ब्रीथ। वो तो वैसे भी कर ही रहे हैं। यही नहीं कर रहे हैं, हमें लगता है हम कर रहे हैं, करने में, सही करने में बहुत डिफरेंस है। सो बहुत प्रॉब्लम्स होंगी लाइफ में, बहुत डिस्ट्रैक्शंस होंगे, बहुत कुछ चल रहा है, टाइम भी नहीं है हमारे पास, हमें अपना करियर बनाना है, हमें पैसा कमाना है, और कुछ बुराई नहीं है उसमें, ऑफ कोर्स करना चाहिए आपको। बट इस प्रोसेस में आप सांस लेना भूल जाते हो, प्रॉपर ऑक्सीजन देना भूल जाते हो बॉडी को। स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में इनफैक्ट ऐसा ज़्यादा होता है कि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। आपने देखा होगा कुछ लोगों को बस बैठ के ज़ोर से सांस लेते हैं, गहरी सांस लेते हैं। दैट इज़ एग्जैक्टली द राइट वे टू डील विद स्ट्रेस। सो आप जहाँ भी हो, जो भी कर रहे हो, जैसे भी हो, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फोकस करो ब्रीदिंग पे। कैसी है आपकी ब्रीदिंग? एंड ध्यान रखो, जब आप इनहेल कर रहे हो तो पेट बाहर आएगा, अंदर नहीं जाएगा। काफ़ी सारे इश्यूज बॉडी के, मेंटल एंड फिजिकल, आपके रिजॉल्व हो जाएंगे अगर आपकी ब्रीदिंग ठीक है। सो एक ही मैसेज है, ब्रीथ करते रहो, प्रॉपरली करते रहो। थैंक यू मैम, आपसे मैं लोगों का अवेयरनेस दिया आपने, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम वेरी हैप्पी कि ये नॉलेज शेयर कर पाई। इसका अगर 10-15% भी कोई फॉलो कर लेता है तो एज योगा ट्रेनर मुझे बहुत खुशी होगी, बिकॉज मुझे लगता है योगा इज़ एक्चुअली द लाइफस्टाइल नाउ। योगा ही सल्यूशन है अब। हमने बहुत सारी चीज़ों का लोड ले लिया है, बर्डन ले लिया है, स्पेशली इंसान ने दुनिया चलाने का लोड ले लिया है, बट उस चक्कर में हम अपने बॉडी और हेल्थ को भूल रहे हैं। सो योगा ही एक उपाय है सारी प्रॉब्लम्स का। सो थैंक यू सो मच।